न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 2 हफ्ते के इंतजार की बात करते करते 2 ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला बोल दिया। आज सुबह सुबह ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान तीनों परमाणु संयंत्रों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर, जी हां, यही नाम रखा गया अमेरिका की तरफ से, जिसे पेंटागन ने बताया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर अमेरिकी विमानों ने इन तीनों परमाणु संयंत्रों पर बम गिराए। हालांकि इसमें संयंत्रों को कितना नुकसान हुआ है यह सामने नहीं आया है। कोई वीडियो फुटेज अभी तक अमेरिका की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन ईरान का दावा है कि यहां कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे भी जितने भी वहां के संपर्क सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि आसपास धमाके सुने तो गए, लेकिन उस ढंग से नहीं कि यहाँ रेडिएशन का मामला हो या किसी तरह की जान माल की क्षति हो। लेकिन ईरान ने जिस तेजी से इजराइल पर हमले किए हैं उससे जाहिर हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल की सोच के विपरीत ईरान अभी हथियार नहीं डाल रहा है, बल्कि अब पूरी ताकत से लड़ रहा है। इस युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू के खौफनाक इरादे तो सब पहले ही जाहिर थे, लेकिन अब ट्रंप भी पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। एक तरफ नोबेल पीस प्राइज लेने की लालसा और दूसरी तरफ हमला करना, यही ट्रंप की हकीकत है, जिसे दुनिया के साथ साथ अब पूरा अमेरिका भी देख रहा है। आज सुबह जैसे ही खबर आई कि ईरान पर हमला हुआ है और ट्रंप खुद इसकी जानकारी देने के लिए अपने उपराष्ट्रपति के साथ मीडिया के सामने आए, उसके बाद से अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया। यह सुन लीजिए जरा क्या कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जब विरोध करने के लिए आए थे। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य और काफी लोगों ने, खासकर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने इसकी आलोचना की है, भर्त्सना की है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी बात रख रहे थे तो सुनिए क्या कह रहे हैं। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. तो आप सुन रहे थे, यहां पे साफ साफ कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। लेकिन इसके बाद जब अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने जो प्रतिक्रिया दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोटरेज ने कहा है कि यह संविधान और कांग्रेस के युद्ध संबंधी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इससे उनके यानी ट्रंप के महाभियोग का यानी इम्पीचमेंट का आधार बनता है। ट्रंप ने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया है जिससे ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जो हमें बहुत लंबे समय तक फंसा सकता है। कांग्रेस सदस्य रशीदा तालिब ने कहा है कि हमने देखा है कि कैसे विनाश के हथियारों के झूठे दावों पर मध्य पूर्व में दशकों तक चला अंतहीन युद्ध हमें कहां ले जाता है। हम अब फिर से उस झांसे में नहीं आएंगे। फिर उसके अलावा कांग्रेस सदस्य जिम मैकगवर्न ने कहा है कि ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान पर बम गिराया और हमें गैर कानूनी तरीके से मध्य पूर्व के युद्ध में घसीट लिया। क्या हमने अब तक कोई सबक नहीं सीखा? अमेरिका में राजनेताओं के अलावा अब जनता का भी गुस्सा ट्रंप पर भड़क गया है और कई जगहों पर ट्रंप के खिलाफ विरोध हो रहा है। गो बैक ट्रंप के नारे लग रहे हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि वो ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के बम हमलों से बेहद चिंतित हैं। गुतारेस ने एक बयान में कहा कि इस बात का जोखिम है कि यह संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह एंटोनियो गुतारेस का कहना है। यानी इस बात का जोखिम है कि यह संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। चीन ने इस हमले के बाद अमेरिका को 2003 की याद दिलाई है। दोस्तों, चाइना लगातार पहले दिन से ईरान का साथ दे रहा है, कह रहा है
कि अगर आप ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे। और 2003 की याद दिलाई है। 2003 के इराक युद्ध का हवाला देते हुए चीन ने कहा है कि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप अक्सर अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिसमें लंबे समय तक संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता शामिल है। इसमें कहा गया है कि सैन्य टकराव पर बातचीत को प्राथमिकता देने वाला एक संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण मध्य पूर्व में स्थिरता की सबसे अधिक अच्छी उम्मीद प्रदान करता है। यह चीन का बयान है और चीन का बयान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खुले तौर पर पहले दिन से चीन ईरान के साथ है और चीन के बहुत सारे यहां पर पारंपरिक भी व्यापारिक भी रिश्ते ईरान के साथ हैं, व्यापारिक ज्यादा आज की तारीख में। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा तो की है, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की इजाजत देकर बता दिया है कि असल में उसका कोई स्टैंड नहीं है। ट्रंप जिसे शक्तिशाली लीडरशिप कहते हैं, जिस पाकिस्तान की लीडरशिप को शक्तिशाली कहते हैं, उसका खोखलापन आज दिख गया है अपने घर में। क्यों? इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान का साथ देता हुआ जो पाकिस्तान नजर आ रहा था, आज की तारीख में जो पाकिस्तान ईरान पर हमले की आलोचना कर रहा है, वही पाकिस्तान एयर स्पेस दे रहा है, एयर बेस दे रहा है अमेरिका को। तो क्या ये दोगलापन नहीं है और उसका खोखलापन नहीं है? यह समझना होगा। अपने घर में भी हाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है दोस्तों, यानी भारत में कांग्रेस, एनसी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, शिवसेना, यूबीटी, सीपीएम ऐसे कई दलों के नेताओं ने खुलकर अमेरिकी हमले की निंदा की है, लेकिन भारत ने अब तक खुलकर ट्रंप और नेतन्याहू को गलत नहीं बताया है। हमला सुबह हुआ है, लेकिन रविवार दोपहर यानी आज दोपहर के बाद मोदी ने जानकारी दी कि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से करीब 45 मिनट बात की और कूटनीतिक तरीकों से संवाद से शांति बहाली पर जोर दिया। बहुत बढ़िया किया आपने। ऐसा ही ढुलमुल रवैया न्यूजीलैंड का भी रहा है। यहां के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने सभी पक्षों से वार्ता की ओर लौटने का आग्रह किया है, मगर खुलकर यह नहीं बताया कि न्यूजीलैंड राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन करता है या नहीं, जैसे अपने देश में नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस तो खुलकर ट्रंप के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन अब यह हमला विश्व युद्ध जैसे खतरे बढ़ा रहा है। इस बारे में इन तथाकथित विकसित देशों को चिंता नहीं हो रही होगी, या हो भी रही है कि नहीं हो रही है पता नहीं। यमन, सीरिया ने कह दिया है कि वे ईरान के साथ हैं और हमले का जवाब देने के लिए अब हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर के रास्ते पर बाधाएं खड़ी करने की तैयारी हो रही है, ताकि तेल की आपूर्ति रुके और दुनिया को समझ आए कि उसे कितना नुकसान हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री जो अभी से थोड़ी देर बाद रशिया पहुंचने वाले हैं, मॉस्को पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो तुर्की में थे। और अरागची ने इस हमले के बाद तुर्की में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अमेरिका युद्धोन्मादी अराजक प्रशासन अपने आक्रामक कृत्य के खतरनाक परिणामों और दूरगामी प्रभावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अंतिम लक्ष्मण रेखा सबसे खतरनाक रेखा है जो कल पार की गई। अमेरिका ने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके इस लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया है। वहीं आज अरागची की मुलाकात मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। रूस पहले ही इजरायल और अमेरिका को चेतावनी दे चुका है। अब अगर ईरान को रूस का साथ मिल जाता है तो फिर दुनिया की महाशक्तियों के बीच ताकत का प्रदर्शन शुरू होगा, यह तय मानिए, और इसमें तीसरे विश्व युद्ध के लिए मैदान तैयार होगा। और रूस कह रहा है कि हम खुले तौर पर ईरान का साथ देंगे और ईरान को परमाणु हथियार भी उपलब्ध कराएंगे। आज ही रूस ने कहा है। और इसके बाद अब जब विदेश मंत्री ईरान के मिल रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, तो क्या कुछ सामने आएगा निकल के, वो हम आप तक रात तक जब तक बातें आएंगी हम आपको उसको आप तक अपडेट करेंगे। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल अपने देश की जनता को बल्कि दुनिया को भी धोखा दिया है कि वो शांति चाहते हैं। असल में वो शांति की राख चाहते हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप शांति नहीं, शांति की राख चाहते हैं। यह बात इसलिए क्योंकि नेतन्याहू उसके बाद निकल के आए और उन्होंने कहा कि ताकत से ही शांति आती है। कैसी ताकत? यही ताकत
जो ताकत दिखाने की कोशिश नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर की है। दुनिया को शांति की तरफ ले जाने का प्रण ले जाने की कस्में खाई थी इन्हीं देशों ने, और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया बिल्कुल बर्बादी की कगार पर थी। तब से लेकर आज तक इस ढंग से पोलराइजेशन नहीं हुआ था जो अभी हो गया है। इसलिए यह चिंता का विषय है, और सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारत के लिए है कि आखिर भारत किधर है। भारत उसी ढुलमुल रवैये पर आज भी अटका हुआ है। नरेंद्र मोदी के शब्दों में वो खुद लटक गए हैं, अटक गए हैं और भटक